Hi, everybody. Be grateful, be thankful, be unstoppable. Today is 20th of December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Protect your mindset. ये जो एग्जाम है, it is all about mindset. Protect yourself from overthinking, distractions, bad advice, failure, shiny object and self-doubt. Wisdom जरूरी होती है. Study full throttle. दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स हम टारगेट कर रहे हैं 28 ऑफ मई 2023 जब आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है. सी इसमें हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं एंड अवर पेस इज रियली रियली गुड. रिमेंबर 1st ऑफ अक्टूबर, और ये थोड़ा डिले ही हो गया था, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट किया था. अक्टूबर, नवंबर और अगले 10 दिन में दिसंबर में ये जितने 80 आउट ऑफ 80 चैप्टर्स हैं इंडियन पॉलिटी के, ये सारे कंप्लीट हो रहे हैं. सो वी आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, टाइम बाउंड मैनर पे हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं. इस मंथ एंड में एंड बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट मंथ हमारा हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, जनवरी में ज्योग्राफी भी हो जाएगा और फरवरी में ये रिमेनिंग जितना भी चीजें हैं सब कंप्लीट हो जाएगी. देन फिर हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे एंड मई में अभी काफी टाइम है. सो वी विल कवर एवरीथिंग ऑन टाइम. नाउ दिस इज 1-to-1 सेशंस. ये सेशंस अभी स्टार्ट हो गए हैं. जस्ट पिंग मी एंड वी विल स्केड्यूल अवर 1-to-1 टॉक्स. दिस इज टेलीग्राम क्विज. एवरी डे इन मॉर्निंग वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ज्वाइन. सी आज की डेट में आप कोर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए. जो क्विज है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, अगर आप ये 5, 10, 15 एमसीक्यूज रिली कर रहे हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट. जब सेकेंड राउंड होगा तब आप प्राइमरली एमसीक्यूज में फोकस करना. But for now, focus on completing the core subjects first, because ये core subjects बाद में cover नहीं होते हैं. Current affairs हो जाएगा, core subjects नहीं होंगे. So focus on core subjects first. This is vocabulary. Impasse इसका मतलब है गतिरोध है. A situation in which no progress is possible, especially because of disagreement, a deadlock. Etiquette, look at the spelling. इसका मतलब है शिष्टाचार, एक बेसिक शिष्टाचार. एवेरिशियस का मतलब होता है लालची है वो. कॉन्सोनेंस का मतलब होता है समझौता और फैनेटिकल का मतलब होता है कट्टर. तो ये 5 वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. फैनेटिकल, कॉन्सोनेंस, एवेरिशियस, एटिक्वेट एंड इम्पास. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. ये क्विज नंबर 212 है. The southernmost Jyotirling temple is located in which Indian state? Which text gives a detailed account of the kings of Kashmir? The Dilwara temple at Mount Abu in Rajasthan were built by the followers of which religion? Which Sufi's dargah is at Ajmer? Who is considered the promoter of Bhakti movement in Bengal? तो ये 5 सवाल हैं आज के लिए. आज का सी सेट है. दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट. यहाँ आपको एक्स फाइंड करना है. इस सीक्वेंस में अगला नंबर क्या होगा. देन यहाँ पे वॉल क्लॉक का कॉन्सेप्ट है. अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट एंड टेल व्हाट इज द करेक्ट टाइम. सो ये 2 सवाल है. अगेन आई एम रिपीटिंग, सी सेट के लिए अभी बिल्कुल बॉदर मत करिए. पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करिए. सी सेट हमारा बाद में कवर हो जाएगा. 32 वीडियोस का प्लेलिस्ट आप एक बार देख लो, उससे सारा सिलेबस कवर हो जाएगा. बाकी हम इसके कुछ टेस्ट पेपर्स वगैरह करेंगे तो 66 में डिफिकल्टी नहीं आएगी. ओके. देन जैसे ये है, अब ऐसे कितने अच्छे ये माइंड मैप्स हैं जो डेली शेयर हो रहे हैं. बायो मैग्निफिकेशन, तो इनको भी आप गो थ्रू करो. आप ये जितनी भी वोकैबुलरी है एनवायरनमेंट की, आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारा एनवायरनमेंट टॉपिक है, COP15 देखेंगे. तो द आइडिया इज आप इनकी वोकैबुलरी से फैमिलियराइज हो जाओ. आज का जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन है ना, वो पहले जैसा नहीं होता है. और इसमें करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है. लुक, सिलेबस में क्या लिखा है, जनरल इश्यूज लिखे. यू डू नॉट हैव टू डू लाइक R&D. जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन. सो जस्ट आप अवेयर हो जाओ सारी बेसिक वोकैब से, जैसे बायो मैग्निफिकेशन क्या है या फिर बायो एक्यूमुलेशन क्या है. देन जब सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा उसमें हम सारा करंट अफेयर्स सिस्टमैटिकली देख लेंगे, जो ज़्यादा एफिशिएंट भी होगा. अभी टाइम वहाँ पर आप मत लगाइए. सो दिस इज दिस. सिमिलरली आंसर राइटिंग में डेली इसलिए बोलता हूँ बिकॉज आंसर राइटिंग एक दिन में आपका लेवल यहाँ से यहाँ नहीं हो पाता है. आप प्रीलिम्स निकालेंगे,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ दिस सम रीजंस अच्छे से आंसर्स नहीं लिखे, फिर अगले साल फिर प्रीलिम्स की तैयारी करनी पड़ जाए। सो राइट समथिंग एवरी डे, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। 15-20 मिनट्स तो आप लिखने के लिए डेली आप निकाल ही सकते हैं। सो आप आंसर राइटिंग को अभी पार्टिसिपेट करना चाहिए आपको। देन दिस इज 19 दिसंबर, और आंसर शेयर करो। जब हम अपना वर्क शेयर करते हैं ना, तो इससे एक मोटिवेशन मिलता है, एक डिसिप्लिन आता है, कंसिस्टेंसी आता है। सो शेयर इट, शेयर इट। नोबडी इज लाइक जज नहीं कर रहा है आपको, आपको वो बेनिफिशियली होगा अगर आप अपना वर्क शेयर करोगे तो। ओके, सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द कुनमिंग मॉन्ट्रियल अग्रीमेंट एट कॉप 15 समिट। तो ये कॉप 15 समिट हुआ अभी, जिस पे अग्रीमेंट हुआ, इस पे हम एक शॉर्ट नोट तैयार करेंगे। अब लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस आंसर राइटिंग, कि इसमें हमने हैंड रिटन, इस पे एक खुद का हैंड रिटन नोट भी तैयार कर लिया। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो गई और एक नोट भी तैयार हो गया। सो दिस इज रियली गुड। सेकंड, ब्रेन स्टॉर्मिंग में अभी हम देखेंगे गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो इज आर्टिफिशियल डेंजरस? इसका जवाब यस भी हो सकता है, इसका जवाब नो भी हो सकता है, इसका जवाब मे बी भी हो सकता है। इट इज अप टू यू। ब्रेन स्टॉर्मिंग, इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेंजरस? ओके, सो हमें मैट्रिक्स लेवल पे नहीं जाना है, बट स्टिल यहाँ जो डिफिकल्टीज आ सकती है आप उसको आइडेंटिफाई करिए। इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेंजरस? सो अगेन इस पे आप आंसर जो है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का, वो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो। इफ यू वांट यू कैन विजिट दिस वेबसाइट एज वेल। टुवर्ड्स द एंड ऑफ वीडियो जो प्रीवियस सबमिशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगेन दिस सीरीज इज अगेन ऑसम। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बताया है चिकनकारी के बारे में। तो ये मुगल पीरियड के टाइम पर आई थी चिकनकारी। चिकनकारी फ्लरिश हुई थी और दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें एक पीस ऑफ फैब्रिक है, कपड़ा, कैन बी वॉर्न इन वेरियस वेज बाय ऑल। तो ये कुछ ऐसा दिखता है चिकनकारी। ये नॉर्थ इंडिया में बड़ा फेमस है। दिस इज चिकनकारी। तो चिकनकारी इज अ डेलिकेट हैंड ऑन, हाथ से बनी हुई एम्ब्रॉयडरी है ऑन अ पीस ऑफ फैब्रिक यूजिंग वाइट थ्रेड एंड अ निडल। Dating back to the period of Mughals, it features numerous motifs consisting of flower, creepers, lace-like patterns. ये फैब्रिक का जो डिजाइन होता है ये अब काफी पॉपुलर ट्रेंड भी है। तो दिस इज कल्चर ग्लॉसरी, चिकनकारी। देन ये काफी दिनों से इसके इन्फोग्राफिक्स हम देख रहे हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। कल्चर में इंडिया बिकॉज एक डाइवर्स कंट्री है, हमारे यहाँ हमें हर रिलीजन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दादी सेठ अताश बहराम भारत के सबसे पुराने पारसी मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 1783 मुंबई में हुआ था। दादी भाई नौसिर रवानजी द्वारा बनवाया गया था, जो एक लोकप्रिय समाज सेवक थे। तो इस तरीका का है ये दादी सेठ अताश बहराम। ये मुंबई में है, ये एक प्रार्थना स्थल है और दिस इज अवर कल्चर, दिस इज अवर इंडिया। देन लुक एट दिस ब्लैक अर्दनवेयर। ब्लैक अर्दनवेयर ये क्राफ्टेड है बाय तांगखुल ट्राइब ऑफ मणिपुर। तो तांगखुल ट्राइब है, वो ऐसे ब्लैक अर्दनवेयर रखते हैं, ब्लैक अर्दनवेयर रखते हैं। Then look at this dance form. This is Mallakhambh. Mallakhambh, commonly performed on a wooden pole. Mallakhambh involves a performer executing intricate aerial poses to display feats of agility and strength. तो एक पोल है और इसमें डांस फॉर्म होता है, डांस फॉर्म होता है। तो दिस इज कॉल्ड मल्लखम्ब। मल्लखम्ब तो ट्रेडिशनली ये काइंड ऑफ स्पोर्ट है मल्लखम्ब, जिसमें वॉरियर्स, रसलर्स वुडन पोल पे ट्रेनिंग अपैरेटस की तरह उसे यूज करते हैं और अपनी मार्शल आर्ट्स के जो मूव्स हैं उसको बेहतर करते हैं। वाई स्टैंड्स फॉर कैच देम यंग। कैच देम यंग बिकॉज यंग जो होते हैं ना उनको शेप करना ज्यादा ईजी रहता है, ईजी रहता है, गीली मिट्टी। पेरेंट्स शुड इनकलकेट इन देयर चिल्ड्रन एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिहेवियर इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन क्लीनलीनेस ड्राइव्स इन स्कूल्स कॉलेजेस। बच्चों को सिखाना चाहिए ये आपका कमरा है, ये आपका रूम है, आप इसको साफ रखो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेन स्ट्रीमिंग एनवायरमेंटल स्टडीज इन द करिकुलम। तो वाई स्टैंड्स फॉर कैच देम यंग। अभी ये है कॉप 15। कॉप 15 कंफ्यूज नहीं होना है, कॉप 27 जो था शर्म अल शेख वो अलग है, ये है कॉप 15। कॉप 15 इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले वो बात कर लेते हैं। तो देखिए 2 मेजर ग्लोबल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ है। जो फर्स्ट है वो जैसे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस था। तो COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 था UNFCC का,
और अभी जो कॉप 15 है वो यूएनसीबीडी का है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का है। तो यूएनसीबीडी का है ये कॉप 15, और जो शर्म अल शेख था वो यूएनएफसीसी वाला था। तो सी इंडिया एट कॉप 15, तो यहाँ पर हमारे ऑनरेबल श्री भूपेंद्र यादव जी, हमारे एनवायरनमेंट फॉरेस्ट मिनिस्टर, आपने बताया डिस्पाइट इंडिया हैविंग 17% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, 2.4% of the land area and 4% of water resources, we are forging ahead in our efforts of our forest tree cover steadily, wildlife conservation and environment conservation के लिए हम steadfast हैं. We are but merely custodian of planet Earth, and our bounden duty is to further enrich the rich biodiversity of Mother India, restore its pristine glory, hand it over to the next generation for the benefit of one and all, mankind, nature and all life forms. तो ये है कॉप 15 का मैसेज। तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जैसा हमें प्रीवियस जनरेशन से एनवायरनमेंट इकोलॉजी मिला, सो दिस इज अवर ड्यूटी कि हम इसको पास ऑन करें नेक्स्ट जनरेशन को। तो कॉप 15 समिट एडॉप्ट्स हिस्टोरिक बायोडाइवर्सिटी डील। तो इसका नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल अग्रीमेंट। कुनमिंग मॉन्ट्रियल अग्रीमेंट, दिस इज एम्ड एट सेविंग द लैंड, ओशन, स्पीशीज फ्रॉम पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज। और ये काफी कंपेयर किया जा रहा है जो पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, लैंडमार्क पेरिस अग्रीमेंट से। तो सी 4 साल लगा, फ्रैक्शियस टॉक्स थे, बिकॉज एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में सबको सेम प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत मुश्किल काम होता है। हिस्टोरिक पेरिस स्टाइल डील हुआ और रिवर्स करने की बात हुई जो भी डैमेजेस अभी तक हुए हैं। चाइनीज एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया और इसके बाद ये अग्रीमेंट हो गया। ऑल्दो कॉन्गो ने बोला कि फंडिंग मैकेनिज्म बेहतर होना चाहिए, बट फाइनली ये पास हो गया। लैंड्स, ओशियंस एंड स्पीशीज, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब से कंजर्व रखना है। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को हमें मॉनिटर करना है जिसका डिवास्टेशन हो रहा है, बिकॉज वाइल्ड लाइफ में भी वी आर एक्सपीरियंसिंग अ मास एक्सटिंक्शन। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के भी अकॉर्डिंग ह्यूज ड्रॉप हुआ है वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी में। सो इंडिया ने ऑन द लाइन यहाँ पर कहा कि हम यहाँ पर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क और इसमें रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करेंगे। ये कुछ कीवर्ड्स हैं। 30/30 कॉर्नर स्टोन है अग्रीमेंट का। 30/30 गोल, इसमें प्लेज है टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड सीज बाय 2030। तो 30% वर्ल्ड का लैंड और सी 2030 तक प्रोटेक्ट करना है। इंडिजिनस राइट्स की बात है, ये इंडिजिनस राइट्स एड्रेस्ड हुए थ्रू आउट द टेक्स्ट। इसमें 30/30 प्लेज हुआ। राइट इंडिजिनस पीपल का राइट है टू रिमेन स्टेडवर्ड्स ऑफ लैंड they use and ensuring that they are not subject to mass eviction। फाइनेंस की बात है तो यहाँ पैसे की भी बात है। 20 बिलियन पर ईयर बाय 2025 यहाँ पे आएगा। एक ट्रस्ट फंड क्रिएट होगा, ट्रस्ट फंड, और इसमें अगेन फाइनेंस को देखा जाएगा। ये एक स्टेपिंग स्टोन है, न्यू फंड इन द फ्यूचर। सो अब आपने ये न्यूज़ देखा, अब आप इस पे एक नोट तैयार करिए, और यही है आज का पहला सवाल आंसर राइटिंग का कि इस अग्रीमेंट पे यू हैव टू प्रिपेयर अ नोट। ट्विटर के सीईओ ने एक सर्वे कराया और सर्वे में ये डिसीजन आया कि ट्विटर सीईओ मिस्टर मस्क को रिजाइन करना पड़ेगा। देन दिस इज द फ्रंट पेज, राज्यसभा, एंड दिस इज द फ्रंट पेज। देन ये नेक्स्ट पेज है, दिल्ली में एयर क्वालिटी, टॉपिक ऑफ डिबेट है, मेसी, एंड दिस इज एनक्रोचमेंट क्लियर्ड। तो ये एविक्शन ड्राइव है। ये वैष्णव सेंड शंकर देव जी, असम में हुआ ये, और यहाँ पर जो एनक्रोचमेंट है उसको जो वायलेंस था, कोई रिपोर्ट ऑफ वायलेंस नहीं था, पर जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया था वो यहाँ पे क्लियर किया गया। सो दिस इज दिस पेज। नेक्स्ट इज G20 इवेंट लोगो अनवील हुआ गुजरात में। तो G20 अर्बन 20 गांधीनगर G20 के प्रोग्राम्स है। तो इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी है, तो साल भर हम इस टाइप के न्यूज़ देखने वाले हैं G20 से रिलेटेड। तो G20 में बिकॉज वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज हैं, सो वी हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म जिसमें हम हमारे वैल्यू सिस्टम और वर्ल्ड वासुदेव कुटुंबकम सबको वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं।
एपी विलेज ने 300 मंकीज को फॉरेस्ट में ऐसे सेंड किया, कैप्चर करके उनको फॉरेस्ट में रिलीज कर दिया गया। इससे क्या होता है, कई बार मंकी मेनेस हो जाता है कि जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे बच्चे हैं छोटे, तो कई बार वहाँ पे दिस क्लैश हो जाता है, दिस वाइल्ड लाइफ, दिस एनिमल और ह्यूमन का। देन दिस इज सेलिब्रेटरी डांस, और ये एडिटोरियल है। फर्स्ट एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट अ प्लैनेट इन क्राइसिस। प्लैनेट इन क्राइसिस जो भी COP 15 हुआ, COP 27 भी था UNFCCC का, इससे रिलेटेड है प्लैनेट इन क्राइसिस। टेंजिबल आउटकम्स फ्रॉम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशंस आर फार अवे। अक्सर ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर बातें ज़्यादा होती है और कुछ कॉन्क्रीट वर्क निकल के नहीं आता, इट्स ऑल टॉक्स। अ प्लैनेट इन क्राइसिस। तो मंथ आफ्टर द 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द UNFCCC, तो पहले ये COP 27 जो था शर्म अल शेख में, ये UNFCCC का था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, इजिप्ट में हुआ। तो इसमें डिप्लोमेटिक बातें हुई, डिफिकल्टीज भी आई। फिर मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का, और इस कॉन्फ्रेंस में भी काफी टेंजिबल रिजल्ट्स आने को दिखते हैं, लेट अस सी। तो ये जो दोनों कॉन्फ्रेंस है कैन ट्रेस देयर ओरिजिन टू द रियो समिट। ये जो 1992 था ना, ये गेम चेंजर था। जितने भी हम इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन इन सब की बातें करते हैं, उनका सबका जेनेसिस हुआ है मोस्ट ऑफ देम का रियो समिट ऑफ 1992 में। रियो समिट से क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी के थ्रू सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। वर्ल्ड लीडर्स, हेड ऑफ स्टेट्स यहाँ पर आने लग गए, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक बजवर्ड बना यहाँ पे। सो द आइडिया इज कैपिटलिज्म है, बट कैपिटलिज्म में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए भी होती है, जैसे CSR हो गया, और फिर एनवायरनमेंट के लिए भी होती है। सो दैट इज वाई प्रॉफिट और एनवायरनमेंट दोनों पैरेलल में चलना चाहिए। ऑल्दो इट्स अ डिफरेंट थिंग कि कंपनीज चार्जर के नाम पर जो बॉक्स होता है उसमें चार्जर हटा देते हैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के नाम पर, बट अगेन द पॉइंट इज कंपनीज हुआ, प्रॉफिट्स हुए, ये विद सिंक होना चाहिए एनवायरनमेंट, विद सिंक होना चाहिए एनवायरनमेंट। ओके, तो ग्रीन हाउस गैसेस का हमें करना है। जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं वो अपना जो ऑफिसेस बना रही हैं वो लाइक गो ग्रीन है, मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट हमें रखना है, रिड्यूस रिसाइकल पे ज़्यादा हमें एम्फेसिस करना है। तो दिस इज देयर। साइक्लोन्स हैं जो ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो ये तो एक विजुअल एड हो जाता है। प्लस कुछ जो चीज़ें होती है जो नज़र नहीं आती, जैसे इनविजिबल गैसेस बढ़ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, तो हम इनको एट टाइम्स इनकी सिवियरिटी को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। एनिमल स्पीशीज का लॉस हो रहा है, बहुत सारी बर्ड स्पीशीज, जैसे दिल्ली में अभी हमने देखा था कॉमन जो हाउस स्पैरो है उसकी पॉपुलेशन बड़ी कम हो गई थी। एक्सटिंक्शन हो रहा है, तो दे विल बी लॉस्ट इन ऑब्लिवियन। सो द पॉइंट इज कंजर्वेशन एफर्ट्स रिक्वायर्ड है। अब बात आती है कि किस पे कितनी जिम्मेदारी हो, तो जिम्मेदारी जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं, पर कैपिटा की हम बात करते हैं, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन ह्यूज है, तो वी हैव टू कंसिडर पर कैपिटा। प्लस जो हमारे तरीके हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इनसे क्या डैमेज होता है, जैसे आज हमने बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट देखा अर्ली इन दिस वीडियो, इन चीज़ों को भी कंसिडर करें। नेगोशिएशन ज़रूरी होगा, रिचर कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे हमने एक कार्बन क्रेडिट मार्केट का भी पढ़ा था क्योटो प्रोटोकॉल में, आगे भी एक आर्टिकल है। सो द पॉइंट इज कि हमें यहाँ पर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में सिंसियर एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो कि केवल बातें और सब्सटेंस कम हो। अ रोल फॉर इंडिया इन अ वर्ल्ड वाइड वेब, कुछ ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जिनको मैं आपको बोलता हूँ एक बार पूरा पढ़ना चाहिए आपको। दिस इज वन सच आर्टिकल, शशि थरूर साहब ने लिखा हुआ है, अ रोल फॉर इंडिया इन अ वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत अच्छा इसमें टेक दिया हुआ है। एक तो जो जयशंकर साहब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब का बुक भी है और उनके अभी रिसेंट स्टेटमेंट्स हैं। शशि थरूर साहब का भी बुक है पैक्स इंडिका। इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ये बताया है चेंजिंग वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का क्या रोल होना चाहिए। तो कुछ बहुत अच्छे इसमें फॉर्डर पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पे क्विकली गो थ्रू करूंगा, बट आपको इसको एक बार पढ़ना है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने अभी बोला कि इंडिया आने वाले टाइम पर स्टेबलाइजेशन का रोल ज्यादा करेगा, स्टेबलाइजेशन और ब्रिजिंग रोल भी करेगा, स्टेबलाइजेशन एंड ब्रिजिंग रोल का। बिकॉज इंडिया, जैसे यूक्रेन में देखा, यूक्रेन में भी इंडिया ने हमेशा पीस का एक बात रखा, पीस होना चाहिए वहां पे, लाइक दैट।
तो इंडिया इनिशिएट कर रहा है, इंडिया लीडरशिप को यहाँ पर लीडरशिप को डिलीवर कर रहा है। ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर है, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी देखिए, इंडिया की जीडीपी एक ब्राइट स्पॉट है। डी रिस्किंग ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, पॉलिटिकल टर्म्स में इन सम वेज इंडिया जो वर्ल्ड डीपोलराइज हो रहा है उसको सेफगार्ड करने में काफी हेल्प कर सकता है। सो दीज आर फैक्ट्स। आने वाले टाइम पे स्टार्स अलाइंड है, इंडिया का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होने वाला है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंट्रीज जो हैं वहाँ इंडिया की, जैसे G20 सिस्टम आ रहा है, G20 इंडिया में हो रहा है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है और जिसमें इंडियन बिलीफ सिस्टम है उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट करें, उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करें यहाँ पे। तो एक्सपेक्टेशंस हैं, इंडिया को डिलीवर भी करना पड़ेगा। सो देर इज अ बिलीव वी आर इन टच विद की प्लेयर्स एंड वी कैन इन्फ्लुएंस देम। आज की डेट में इंडिया का काफी अच्छा इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में, और इसको कंस्ट्रक्टिवली हम यूज करें। शशि थरूर साहब का एक बुक है पैक्स इंडिका। तो पैक्स इंडिका मतलब इंडिया एंड द वर्ल्ड इन द 21st सेंचुरी, बट इट वाज नॉट लाइक कि पैक्स रोमाना, कि हम एक रोम एम्पायर बना रहे हैं या ब्रिटिश एम्पायर बना रहे हैं। नो, वी आर बिल्डिंग एन एम्पायर, बट वो इंपीरियलिस्टिक टाइप नहीं है। वो जो एम्पायर है वो है वैल्यू सिस्टम, इंडियन वैल्यू सिस्टम के थ्रू हम, जैसे हमारी सॉफ्ट पावर भी है, उसके थ्रू हम यहाँ पे वर्ल्ड को शेप कर रहे हैं। तो दिस इज नेटवर्किंग एंड इंडिया का स्ट्रेंथ वर्ल्ड लीडर के थ्रू। प्लस आर्काइक नोशंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि एट टाइम्स इंडिया को, जैसे पहले हाइफनेशन होता था, इंडिया की बात आती थी तो पाकिस्तान भी आता था। यूएस का प्रेसिडेंट होगा तो वो हाइफनेटेड होगा, मिस्टर ओबामा आएंगे वो इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह जाएंगे। बट अब यहाँ पर फिर डी हाइफनेशन चालू हुआ, डी हाइफनेशन, जो जैसे ट्रम्प केवल इंडिया आए थे, डी हाइफनेशन। अब चाइना के साथ जैसा चाइना का पॉस्चर हो रहा है रिवेंजफुल राइज, उसमें इंडिया को भी एज अ स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल पावर माना जा रहा है इस एशिया में, बिकॉज दिस इज सेंचुरी ऑफ एशिया। सो जैसे एप्पल एंड बहुत सारी कंपनीज चाइना से मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया में बता रहे हैं। चाइना में अभी डिफिकल्टी और ज़्यादा आने वाली है बिकॉज ऑफ कोविड-19, दिस इज़ वेरी स्कैरी। बट द पॉइंट इज, इंडिया का जो कॉन्टेक्स्ट है, इंडिया को जिस तरीके से पोजिशन किया जा रहा है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। पीपीपी के टर्म पे इंडिया की इकोनॉमी वैसे भी इट्स इन टॉप 5 टॉप 3। तो द आइडिया इज इंडिया को सॉफ्ट पावर भी यूज करना है, इकोनॉमिक पावर भी यूज करना है, डिप्लोमेटिकली, फॉरेन, एवरीथिंग हमें हमारे कार्ड्स बहुत अच्छे से प्ले करने चाहिए। हार्ड पावर ऐसा नहीं है कि हम हार्ड पावर को इग्नोर करें, मिलिट्री माइट होना चाहिए, बिकॉज सॉफ्ट पावर के अपने खुद लिमिटेशंस होते हैं, जैसे अफगानिस्तान में हमने देखा। फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो प्रैक्टिकल हो, प्रैग्मेटिक हो, जैसे रशियन क्राइसिस में हमने देखा। सो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जो ऑब्वियसली वर्ल्ड बहुत तेजी से चेंज हो रहा है और मल्टीपोलर वर्ल्ड है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंसेस है। देर आर नो क्लियर कट से एनिमीज नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि दे आर लाइक फ्रेंड्स। हर इंटरेस्ट जो है, हर कंट्री है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ता है। तो ये मेटाफर है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है, वर्ल्ड इज कनेक्टेड, और इसमें इंडिया की पोजीशन। अब देखिए ये कुछ नाम हैं, ये जितने भी मल्टीलेटरल चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन इनिशिएटिव्स हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपने सिलेबस देखा है, मेंस का सिलेबस, उसमें फॉरेन अफेयर्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम सब चीज़ पढ़ें। फॉरेन इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ने का मतलब वो होता है जो रिसेंटली न्यूज़ में है और जिसमें इंडियन इंटरेस्ट है। तो जैसे RIC, ब्रिक्स, IBSA, बेसिक, इन सब पे एक बहुत छोटा सा नोट बनाइए। RIC क्या है, व्हाट इज RIC, व्हाट इज ब्रिक्स, व्हाट इज IBSA और व्हाट इज बेसिक। ओके, इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स जो आपको याद आ रही है उसको भी बताइए, जैसे क्वाड हो गया, इस टाइप की ग्रुपिंग्स, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। सो द पॉइंट इज कि इंडिया का दीज जो जियो स्ट्रैटेजिक कनेक्शंस हैं डिफरेंट इकोनॉमीज, चाहे वो एशियन हो या गल्फ कंट्रीज हो, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा फाउंडेशन वैसे ही बहुत स्ट्रांग है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। हमने कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म की जो हार्डशिप्स है उसको फेस किया है। सो वी अपोज कोलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, एनी टाइप ऑफ इंपीरियलिज्म। सो द आइडिया इज G77, G20, इन सब में इंडिया को अपनी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर एक इन्फ्लुएंशियल रोल दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे यहाँ सार्क भी है। सो दिस इज गुड। रायसीना डायलॉग है, रायसीना डायलॉग भी क्या होता है, दिस इज अबाउट काइंड ऑफ थिंक टैंक। सो स्टार्स आर अलाइन, ये जो इंडिया का रोल है वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में, दिस विल बी वेल वर्थ वॉचिंग। सो दिस इज अ रोल फॉर इंडिया इन अ वर्ल्ड वाइड वेब।
सेकंड जो आर्टिकल है ये भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, दिस इज अबाउट सीटीसी। सीटीसी क्या होता है? अक्सर पैकेज तो होता है 25 लाख का पैकेज है, बट इन हैंड सैलरी आती है 1 लाख भी नहीं आती। सो व्हाई? बिकॉज कंपनी वहां पे सीटीसी के नाम पर उसको पैकेज को बढ़ा देती है, कॉस्ट टू कंपनी। सी पीएलएफएस 2021 में बताया कि 150 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, 30% टोटल लेबर फोर्स है। एनुअल सर्वे में डेटा आया कि आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा मैटर बन गया है। आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग क्या होता है कि कंपनीज हैं वो अपने वर्क को दूसरी तीसरी कंपनी को आउटसोर्स कर देती है, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। अक्सर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में भी देखो रेगुलर स्टाफ कम है और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्चुअल इवन इंडियन रेलवेज में भी आप देख सकते हो। जैसे ये पेरोल में नहीं है, नॉन पेरोल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, जैसे टेक्नीशियंस, ड्राइवर्स, हाउसकीपिंग स्टाफ ऑफिसेज में, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में अनस्किल्ड लेबर है, ये सब आउटसोर्स कर दिया जाता है और ये नंबर ऑन द राइज है। पब्लिक सेक्टर में भी आप देखो 2015-16 और 2020 में 37% वर्क आउटसोर्स हो रहा है। पहले 17% था 11-12 में, अब 37.2। सो ये चीज गवर्नमेंट जॉब्स में भी देखने को आ रहा है। तो दैट इज वाई मैं बोलता हूँ ना, गवर्नमेंट जॉब्स आर गोइंग टू चेंज, दे आर गोइंग टू चेंज। तो बेनिफिशियल क्या होता है, कॉस्ट टू द कंपनी में क्या होता है कि इससे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट है, इट लोअर फॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट व्हेन कंपेयर टू परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। ये सीटीसी फॉलो करने से कंपनीज को ज्यादा फायदा होता है और बहुत सारे रेगुलेशन से भी ये बाहर बच जाते हैं, तो इनसे उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं और दैट इज वाई सीटीसी ज्यादा ये फेवर किया जाता है। देर इज अ कॉस्ट टू द कंट्री अदर सीटीसी व्हेन परमानेंट जॉब्स जो हैं वो पेरेनियल नेचर ऑफ वर्क है और आउटसोर्स टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो क्या होता है कि हमें एक हायर लेवल पे एक एक रेगुलरिटी नहीं मिल पाती, कि वी विल नॉट हैव अ एक्सपीरियंस्ड स्टाफ जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है उस पर्टिकुलर डोमेन का, ईयर्स एंड ईयर्स का। और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर में एट टाइम्स दिस काइंड ऑफ जो सिस्टम में आपका लॉयल्टी आती है वो चीज़ मिसिंग हो जाता है यहाँ पे, स्पेशली पीएसयूज में। अब कॉस्ट क्या होती है ह्यूमन रिसोर्सेज की? ह्यूमन रिसोर्स की अपनी एक कॉस्ट होती है, हायरिंग कॉस्ट। जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, कितना पैसा लगता है उसमें भी, हायरिंग कॉस्ट। इंडक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग होती है मसूरी में। करियर प्रोग्रेशन कॉस्ट, उनको सिखाया जाता है, देन ट्रेनी रहते हैं, देन दे लर्न। सेवरेंस एंड सुपर एनुवेशन कॉस्ट, फिर रिटायर होते हैं, लाइक दैट। तो एक पूरा प्रोसेस है। पहले आपको दिस पेंशन भी मिलता था, सो देर इज अ कॉस्ट। हायरिंग कॉस्ट हायर है पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट के कंपैरिजन में, और पब्लिक सेक्टर में बिकॉज जॉब्स कम है तो एम्प्लॉयमेंट दिस फॉर्म्स बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। सो द पॉइंट इज कि इससे इससे कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर आज की इकोनॉमी में ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है, बिकॉज इससे कॉस्ट कम हो जाती है, सीटीसी कम हो जाता है। देन सेविंग कंपनीज फ्रॉम नो कमिटमेंट टू प्रमोशन नहीं है, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं देना है, बस आपको बता दिया ये जॉब कर लो, ये तनख्वाह रख लो, देन देर इज नो अटैचमेंट। तो इससे इस मॉडल को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। इसमें अब बात आती है वेज सप्रेशन की, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि कंपनी सीटीसी ज़्यादा रहता है और फिर वो उसमें बहुत सारे डिडक्शंस, कूपन्स वगैरह ऐसे हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज, क्या इससे वेज जो है एम्प्लॉय की वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है? क्या ये कोई इनोवेटिव टैक्टिक है, एक्सप्लॉइटेटिव टैक्टिक है? जैसे हमने गिग इकोनॉमी पढ़ा था। गिग इकोनॉमी में क्या होता है, हायर एंड फायर होता है, जॉब खत्म एंड देन दे डोंट नो, कोई रिलेशन नहीं रहता, फिर उसके बाद पैसा दिया, पेमेंट हुआ, देन इट इज डन। तो द पॉइंट इज, इससे एक स्टेबिलिटी नहीं आती, करियर स्टेबिलिटी नहीं आती। तो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स जरूरी है, बट इन चीजों को भी ध्यान रखना है, लेबर एंड दिस कंपनी का फार साइटेडनेस जस्ट फॉर सेविंग इन सीटीसी। कॉस्ट टू कंट्री क्या पड़ रहा है, ये नहीं कि पेनी वाइज और पाउंड फुलिश। देन क्रिमिनलाइजिंग कंसेंशुअल रिलेशनशिप, यहाँ पे बात है पॉक्सो लग जाता है अगर अंडर 18 है। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कपल, वो अंडर 18 है, अगर वो सेक्सुअल रिलेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो जो बॉय है उस पर पॉक्सो का यहाँ पे है। बट अगेन इस पे अभी अंडरस्टैंडिंग हो रही है ऑनरेबल कोर्ट का, लेटेस्ट क्या इसको क्रिमिनलाइजेशन जरूरी है कंसेंशुअल रिलेशनशिप। देन दिस इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, वैकेंट सीट्स है, जैसे सी नॉन टीच स्टाफ का केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे भी क्या इशू आता है, आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल।
FAO वल्नरेबल श्रीलंका, गूगल का AI मॉडल 1000 डिफरेंट लैंग्वेज को ये असिस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। अभी सुंदर पिचाई ने CEO सुंदर पिचाई अल्फाबेट गूगल के यहाँ पे बताया। तो हमारा आज का ब्रेनस्टॉर्मिंग का टॉपिक भी यही है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ बेन और बून। मिनिमम टैक्स है ऑन बिग बिजनेसेस। अक्सर कंपनीज टैक्स इवेजन करती है, कहने को वो इंडियन कंपनी है व्हेन इट कम्स टू सेल्स, व्हेन इट कम्स टू पेइंग टैक्सेस तो वो सिंगापुर की कंपनी बन जाती है, सिंगापुर या सम अदर टैक्स हेवन। द मिनिमम टैक्स ऑन बिग बिजनेस, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं प्लस डिजिटल ऑपरेशंस हैं, तो OECD और ये बोलते हैं कि एक मिनिमम टैक्सेशन होना चाहिए, से 15% टैक्स तो हम लगाएंगे लाइक दैट। कार्बन मार्केट एंड हाउ डू दे ऑपरेट, सी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये अभी भी बिल है बट यहाँ हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कार्बन मार्केट क्या है। तो एक बिल आ रहा है एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022, इसमें गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेगी कार्बन मार्केट इंडिया में, कार्बन क्रेडिट में। अब कार्बन क्रेडिट क्या हो सकता है, आसान भाषा में हम ये देख लेते हैं। आपका मोबाइल रिचार्ज वाउचर है, 2 GB डेटा मिला, दूसरे फ्रेंड को भी 2 GB मिला, आपने 2 GB में से 1 GB ही खर्च किया और दूसरे फ्रेंड को बोला ये 1 GB मुझसे परचेज कर लो, और इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, इसने आपका वो 1 GB आपसे परचेज कर लिया, तो आपको इंसेंटिव हो गया कि मुझे डेटा कम यूज़ करना है और जो एक्सेस बचेगा उसको बेच के और पैसे कमा लूँगा। तो सेम चीज़ चलती है कार्बन मार्केट में कि आइडिया इज हम इंसेंटिवाइज करें कंट्री को कि आप कम से कम कार्बन एमिशन करो, और अगर आपने जो टारगेट से कम कार्बन एमिशन किया है तो जो आपकी जो एक्स्ट्रा विंडो है उसको सेल करके और पैसे कमा लो। तो दिस इज कार्बन मार्केट। तो इससे एवरीबडी विल इंसेंटिवाइज कि हमें कम से कम कार्बन का एमिशन करना है। तो पेरिस अग्रीमेंट है, इसमें नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन हुआ और बात ये हुई कि 2 डिग्री से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को नहीं होने देना है। कार्बन क्रेडिट इज अ काइंड ऑफ ट्रेडेबल परमिट है। 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आपने किया, रिड्यूस किया, सिक्विस्टर किया, एब्जॉर्ब कर लिया एटमॉस्फेयर से, तो आपके पास एक काइंड ऑफ लाइक पावर आ गया, हक आ गया कि आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो जिसमें इतना एमिशन आएगा। अब या तो वो एक्टिविटी आप खुद करोगे या फिर उसका राइट किसी को सेल कर दोगे, तो दैट इज ट्रेडिंग। तो UNDP प्रोग्राम है, इसने लिस्ट किया कि ये मार्केट तेजी से ग्रो हो रहा है, 83% ऑफ NDC सबमिटेड हुए हैं। कॉम्प्लायंस इसमें जरूरी होता है। सी 2 टाइप के कार्बन मार्केट होते हैं, एक होता है कॉम्प्लायंस मतलब मिनिमम इतना आपको कम करना है अदरवाइज पेनल्टी लगेगा, और कुछ होता है वॉलेंटरी कि आप स्वेच्छा से इतना कम करो कार्बन एमिशन। तो ये डेटा है और इस तरीके से कार्बन मार्केट क्रेडिट चलता है। अब बात आती है इसको रेगुलराइज कैसे किया जाए, इंसेंटिवाइज कैसे किया जाए। जैसे एविएशन सेक्टर है, एयरलाइंस है, इनका बहुत कार्बन एमिशन होता है, तो ये परचेज करती हैं जिन्होंने कार्बन एमिशन को कम किया है उनसे परचेज कर लेती है, तो ओवरऑल कॉम्पनसेट हो जाता है। चैलेंजेस ये हैं कि ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाए यहाँ पे, और ओवरऑल इस सिस्टम को किस तरीके से अगेन वर्बोसिटी कम हो और एक्चुअल सब्सटेंस ज्यादा हो। जैसे UPSC प्रिपरेशन में भी मैं आपको क्या बताता हूँ, बातें बनाना बहुत आसान है टीचर के लिए भी एंड स्टूडेंट के लिए भी, एक्चुअल में पढ़ाना इज वेरी डिफिकल्ट है। एक्चुअल में पूरा सिलेबस इट्स नॉट इजी। यहाँ ग्रीन वॉशिंग है, ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, जैसे कंपनीज, मैंने आपको चार्जर का एग्जांपल दिया, समटाइम्स दिस हैपेंस कि कंपनी बातें करती है कि वी आर कार्बन न्यूट्रल दिस एंड दैट, और उससे अपनी ब्रांडिंग करती है, बट एक्चुअल में वो इतना ज्यादा ग्रीन है या नहीं है, गो ग्रीन है या नहीं है, दिस इज अ क्वेश्चन। तो ये बिल है और बिल में ऐसे प्रोविजंस है, लेट अस वेट, बिल जब एक्ट बन जाता है तब उसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए जब वो एक्ट बन जाए। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, अब यहाँ पे बी साइलेंट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड पंबर। जैसे ड्रमर होता है वैसे पंबर होता है, बी इज साइलेंट, देयर इज नो लॉजिक, इट इज जस्ट साइलेंट। तो जैसे पंबर है तो दिस इज लाइक पंबर, शी इज पम सर्टेन, ओके, इट इज प्लम पम नॉनसेंस, ही इज प्लम क्रेजी, ओके। तो यह बी साइलेंट है, बी इन प्लम एंड दिस इज साइलेंट, ओके, दिस इज साइलेंट। सिमिलरली ये लिखा तो SUIT है बट इसको बोलते हैं स्वीट, देयर इज नो लॉजिक, बस ऐसे ही बोलते हैं ऐसे। सेट ऑफ रूम्स इन अ होटल, तो दैट इज वाई इंग्लिश इज नॉट साइंटिफिक, इंग्लिश साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं है, या लिखते कुछ है बोलते कुछ है, स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। He has booked a suite of rooms in the best hotel in the city. बट इंग्लिश पढ़ना है बिकॉज दिस इज वेरी प्रिवेलेंट और ये बड़ी काम की लैंग्वेज है, तो दैट इज वाई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप करिए, ओके।
तो दिस इज द, अब बिकॉज और देयरफॉर साथ में यूज नहीं होता है, बिकॉज और देयरफॉर हम एक साथ सेम सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, ओके, को एग्जिस्ट नहीं होता है, ऑलराइट। बिकॉज का मतलब होता है फॉर द रीजन, कि ये हुआ फॉर द रीजन, और देयरफॉर का मतलब होता है फॉर दैट रीजन, फॉर दैट रीजन। तो वी डू नॉट यूज बोथ ऑफ देम इन द सेम सेंटेंस, ओके। देयरफॉर जब कंक्लूजन ड्रॉ करना है तो हम यूज करते हैं, और बिकॉज कोई रीजन देना है हमको तो उसके लिए बिकॉज हम यूज करते हैं, ओके। देन दिस इज डाउट, दिस इज जो है ना, यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन भी ऐसा है, दिस राइम्स विद डाउट, बाउट, टाउट, गाउट, ड्राउट, ओके। सो दिस इज प्रोनाउंस लाइक दिस। सिक्विस्टरेटेड का मतलब होता है कार्बन सिक्विस्टरेशन किया है हमने, उसको एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके अलग कर दिया। इंसर्जेंसी कम हुई है, दिस इज रियली गुड। 80% डिक्लाइन इन इंसर्जेंसी रिलेटेड वायलेंस इन नॉर्थ ईस्ट। बैन करो कोस्टल स्टेट्स ऑन पर्स सीन फिशिंग, नॉट जस्टिफाइड फिशिंग। Then this is next page, leave it to censor board, and this is Jawan stood their ground at Yangtze. Yes, our soldiers are very brave. जयशंकर साहब ने बताया। No one should directly or indirectly criticize soldiers. जो वर्किंग कंडीशन है, इतनी चैलेंजिंग वर्किंग कंडीशन है, and then they are doing supreme sacrifices in their duty, so it is our responsibility हम उनका मोरल हाई रखें। क्लैरिफिकेशन भी दिया अभी दिस पायरेसी बिल पे भी। सो दिस इज यांसी। देन दिस इज नेक्स्ट रशियन दिस ड्रोन्स कीव में, एंड डच प्राइम मिनिस्टर मॉनेटरी पॉलिसीज हॉस्टेज टू वेजिटेबल प्राइसेस, वेज प्राइसेस, ये मेंबर ने बताया। तो टारगेटेड एक्शन जरूरी है, अदरवाइज इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तो ये डेप्रिशिएट कर देता है, डिटीरियोरेट करता है रुपी को। ये कुछ वर्ड्स है, डिवैल्यूएशन, डेप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमी का एक सेक्शन से पूरा अच्छे से बता दूंगा, ओके। वी टू फ्लो, देन डू नॉट रेस्ट ऑन सब्सिडीज, इंपोर्ट टैरिफ टू स्टे कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव ऐसा नहीं रहना है, आप इनोवेटिव करो, बेटर प्रोडक्ट लाओ एंड कॉम्पिटिटिव बनो। देन दिस इज चाइनीज बिजनेस कॉन्फिडेंस लोवेस्ट है, और ये है वर्ल्ड कप, ओके। सो दिस इज न्यूज़पेपर। अब हम क्विकली आंसर सबमिशंस भी देखते हैं। 15 दिसंबर में ये 2 सवाल थे। लिकर, अभी लिकर का एक ट्रेजेडी हुआ था, तो द पॉइंट इज क्या लिकर का बैन हो जाना चाहिए, दिस इज गुड फॉर मैनकाइंड, गुड ऑफ मैनकाइंड। और फाइनेंस कमीशन पे हमें एक नोट तैयार करना था, 15th फाइनेंस कमीशन भी। तो लेट अस सी योर सबमिशंस। अब देखो, ऐसे देखने में आपको लग रहा है दिस इज सो इजी, बट जब आप खुद आंसर लिखने की कोशिश करोगे यू विल फाइंड इट कि इट इज नॉट दैट इजी, ओके। सो अगेन, जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ना, क्रिकेट में हम कमेंट्री देते हैं, बैट्समैन को ऐसा खेलना था, स्पोर्ट्स वाले को, या फुटबॉल में ऐसे किक मारना था, दिस एंड दैट, दिस इज इजी। एक्चुअली में करके बताओ, वो रियल चीज है। और यू नो, इन दी एंड इट डजंट मैटर आप कितने क्वालिफाइड हो, आपको कितनी नॉलेज है, कितना कोचिंग किया है, कितने साल से प्रिपरेशन किया है, व्हाट इज योर लेवल, इट डजंट मैटर। व्हाट इज योर आई नाउ, व्हाट इज योर रियलिटी इज दिस आंसर कॉपी। वहां आपको कोई नहीं जानता है, ये आंसर कॉपी ही आपकी आईडी है। इसमें जितना अच्छा A4 साइज में टाइम बाउंड मैनर पे आपने लिखा, बस वही आपकी आइडेंटिटी, बाकी सब कुछ काम की नहीं है, ओके। तो सी दीपाली ने देखो कितना अच्छे से आंसर लिखा है। अब लुक एट दिस कॉपी, दिस इज ब्यूटीफुल, द स्पेसिंग इज ब्यूटीफुल, कंटेंट क्लियरली लिखा हुआ है। लर्न दीज थिंग्स, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, लर्न, अपना दिमाग भी लगाना है, इनोवेटिव बनिए। सो सी, ब्रीफ हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फंक्शंस, जब आप लिख के देखते हो ना तो चीजें याद भी हो जाती है, इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। टेन्योर वगैरह सब यहाँ पे बताया, देखो कितना सिस्टमेटिक, नीट एंड क्लीन वर्क है, दिस विल फेच वेरी गुड मार्क्स। नंदिनी की कॉपी भी देखो कितना नीट एंड क्लीन है। फाइनेंस कमीशन स्ट्रक्चर्ड, सो स्ट्रक्चर्ड। देन 15 फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड पॉइंट्स बताए। अब ये शॉर्ट नोट्स हैं, ये रिवीजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ये चीज ठहरेगी, ये चीज ना हवा में नहीं है, दिस इज बैंक। शगुफ्ता इज अगेन डूइंग गुड। अब देखो कितने अच्छे से पॉइंट्स बताए, लिकर बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बैन करेंगे तो वो कैसे होगा, क्यों होगा, उसके क्या मायने होंगे। हम डिसीजन जस्ट लाइक दैट नहीं लेते हैं, हम उसको थॉरोली चेक करते हैं, देन हम डिसाइड करते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज रिक्वायर्ड, कि हम बैन करें या नहीं करें, दोनों में क्या हमारे डिफरेंट गिव एंड टेक होगा, देन उसके बाद हम उसको जस्टिफाई करें। तो दिस इज रियली गुड। दीक्षित वेरी गुड, फाइनेंस कमीशन पे आपने लिखा और ये सारा लिखा। तो देखो आप छोटा भी आंसर लिख रहे हो, 2-3 पेजेस का भी लिख रहे हो, बट लिखो, इसको ब्रेक मत करो। दिस इज रियली गुड, वेरी गुड दीक्षित।
देन बाला ने भी अच्छा आंसर लिखा है यहाँ पे, सी गुड ऑफ मैनकाइंड, दिस लिकर एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए, जैसे बिहार चीफ मिनिस्टर ने भी बताया था कि क्यों बैन किया था हमने लिकर एट द फर्स्ट प्लेस, लाइक दैट। शगुफ्ता, दिस इज गुड, सी फाइनेंस कमीशन पे हमने नोट तैयार कर लिया, 15th फाइनेंस कमीशन, वेरी गुड। नंदिनी, मैप थोड़ा सा और बेहतर हम कर लें, योर कॉपी इज रियली गुड, थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट कर लें मैप को, दैट्स ऑल। फेवर में बताया, देन फैक्ट्स बताए, सी ये बहुत अच्छा पॉइंट है, फैक्ट्स बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड का एग्जाम्पल भी दिया, वंडरफुल, और बाहर के देशों का भी दिया, वेरी गुड कॉपी, दिस इज रियली गुड कॉपी, वेरी गुड नंदिनी, बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया। आप इसमें यस भी बोल सकते थे, नो भी बोल सकते थे, बट बैक करो उसे। फाइनेंस कमीशन, रत्नाप्रिया, दिस इज रियली गुड, रोल, सारे पॉइंटर्स हो गए, बस चैप्टर भी तैयार हो गया, 15th फाइनेंस कमीशन भी तैयार हो गई, वंडरफुल। सुप्रिया, दिस इज अगेन रियली गुड, सी फाइनेंस कमीशन, सारे सिस्टमैटिक नोट्स हो गए, परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स, वेरी नाइस। प्रियंका, दिस इज अगेन गुड, सी फाइनेंस, देन दिस इज लिकर बैन होना चाहिए या नहीं, अल्कोहल बैन के फेवर में ये पॉइंट्स है, अल्कोहल बैन के अगेंस्ट में ये पॉइंट है, और फिर कुछ फैक्ट्स भी दिए हुए हैं, गुड। और ये अच्छा स्टाइल है, बाद में आपने अपना ओपिनियन बता दिया, वेरी नाइस। देन बाला, दिस इज गुड, यहाँ पे आपने फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया, गुड, वेरी गुड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आना चाहिए। प्रियंका, दिस इज गुड, आर्टिकल सी पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, अदिति, दिस इज गुड, दिस इज गुड, ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज ओके, ऑलराइट, दिस इज गुड। हरजिंदर, अगेन दिस इज रियली रियली नाइस, सी रिपोर्ट्स, एडवाइजरी, 15th फाइनेंस, अपॉइंटमेंट, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड कॉपी। तो इससे सवाल आएगा, और ये हमें व्यू पॉइंट तैयार होना चाहिए, जो लेकर बैन है इस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हो रही है अभी, इस पे एक व्यू पॉइंट होना चाहिए। देन दिस इज फाइनेंस कमीशन, वेरी गुड अफसाना, दिस इज गुड। देन दिस इज 281 आर्टिकल, पॉलिटी इकोनॉमी बोथ, सैमुअल, दिस इज गुड, सी मैनकाइंड, अब देखो यहाँ पे जस्टिफाई करना था, आप दोनों स्टैंड ले सकते हो, नुकसान नफा नुकसान क्या है वो अच्छे से आपको बताना था यहाँ पे, गुड। देन दिस इज फाइनेंस कमीशन, ये भी बहुत अच्छे से आपने बताया, फैंटास्टिक, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। अमरजीत, हिंदी में लिखा है और गुड, क्या इससे लाभ है, क्या हानि है, क्या एग्जाम्पल्स है, और क्या आगे का रास्ता होना चाहिए। देन लिकर पेन, दिस इज रत्नाप्रिया, वेरी गुड, वे फॉरवर्ड, तो वे फॉरवर्ड हम एक बैलेंस्ड लिख सकते हैं, बैलेंस लिख सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि बैन करना है तो कर सकते हैं, लाइक दैट। 15th फाइनेंस कमीशन, वेरी गुड। मारुति, दिस इज गुड, आप भी बहुत अच्छे से लिख रहे हो, इसको कंटिन्यू करो, देखो ये सारी लाइन, एक स्केल भी खरीद लो, तो उससे जो लाइन है ना वो स्ट्रेट बनेगी, प्रैक्टिस करो उसको जल्दी जल्दी ड्रॉ करने का, ओके। सो दीज आर योर सबमिशंस, एंड this is 20th of December. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.